कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में एसआईटी ने जांच के लिए कुछ और वक्त मांगा है। एसआईटी ने सील कवर में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। एसआईटी ने बताया कि अभी तक 7 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं। घटना से संबंधित वीडियो और मंत्री के माफी वाले बयान की जांच हो रही है। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कुछ बयानों की जांच भोपाल एफएसएल से होना बाकी है। अब लंच के बाद विजय शाह मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पीयूष पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे संवाददाता। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है? क्या वजह है कि अतिरिक्त समय मांगा गया एसआईटी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ये पहली स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एसआईटी को कहा था और एसआईटी ने जो इनिशियल जांच अभी तक की है उसके बाद आगे उन्हें जो कार्रवाई करनी है और जांच को पूरा करना है उसके मद्देनजर उनकी ओर से ये समय मांगा गया है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उन्हें कितना समय प्रदान करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, पिछले आदेश में ये स्पष्ट कर दिया था कि ये एक प्राथमिक रिपोर्ट होगी और पहली स्थिति रिपोर्ट के बाद आगे भी जांच जारी रह सकती है। और यही वजह है कि एसआईटी ने अपनी जांच को आगे जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है और अब इस मामले की जो सुनवाई है वो लंच के बाद होगी। तब देखना ये होगा कि कितना समय सुप्रीम कोर्ट इस मामले में प्रदान करता है एसआईटी को। जी बिल्कुल, नजरें सर्वोच्च अदालत पर होंगी। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। इधर महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश जारी है। राज्य में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इस बीच लातूर से सैलाब के कहर की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश की तेज धार और पानी में पटवार बनी बाइक। सैलाब के कहर की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर में तब देखने को मिली जब लगातार बारिश के बाद शहर की गलियों और सड़कों पर नदी बहने लगी। देखिए, पानी में बहती स्कूटी को इसे बचाने के लिए कई लोग जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। पानी की तेज धार ऐसी कि इसे रोक रहे 4 युवक भी इसके साथ बहने लगे। हालात तो देखते हुए दूसरे लोगों ने भी हटाया, जिसके बाद स्कूटी को सैलाब में बहने से रोका जा सका। लगातार बारिश की वजह से शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के पास सभी सड़कें लबालब भर गईं। कई गाड़ियां इस जलभराव में फंस गईं। हर तरफ बाढ़ जैसे हालात हैं। तस्वीरों को देखकर आप हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। लातूर के अलावा उदगीर, निलंगा और औसा में भी भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। नदी नालों के उफान पर होने से किसानों की लाखों हेक्टेयर जमीन में लगी फसलें डूब गई हैं। और महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। और आपको बताएं कि वाल्की में भी उफनती वालुम्बा नदी कहर मचा रही है। इस बीच यहां सैलाब में फंसे 15 लोगों को सेना ने सुरक्षित निकाल दिया है। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में बलुआ नदी का यह हाहाकारी रूप बाल्की तक बरकरार है। नदी में ऐसा उफान मूसलाधार बारिश के बाद देखने को मिल रहा है। रात भर में नदी ने कई इलाकों को अपनी जद में ले लिया। सैलाब के विनाशकारी कहर से कई गांवों के लोग फंस गए हैं। तब जाकर प्रशासन ने सेना की मदद ली है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब बाढ़ से खड़की गांव के 5 और बाल्की गांव में 15 लोग नदी के बहाव में फंस गए थे। नदी के बीच फंसे लोगों को बचाना चुनौती था, लेकिन सेना ने रस्सी और दूसरे संसाधनों की मदद से लोगों को बचा लिया। देखिए कैसे बलुआ नदी के उफान से खड़की गांव में सब कुछ जलमग्न हो चुका है। गांव का बाहरी संपर्क कट चुका है। ऐसे में सेना की रेस्क्यू टीम ने प्रभावितों को बड़ी राहत दी है। सैलाब में फंसे लोगों को सेना के इंजीनियर और जवान सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटे हैं। बलुआ नदी में आए बाढ़ के कारण खड़की, बाल्की, अकोलनेट समेत आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। हालांकि सेना ने सुनिश्चित किया है कि वो तब तक अपने राहत और बचाव कार्य को जारी रखेगी जब तक कि इलाके में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाते। महाराष्ट्र के मुंबई, रत्नागिरी और अकोला में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। बारिश और तेज हवाओं को लेकर मौसम विभाग से येलो अलर्ट के बीच मुंबई में रुक रुक कर तेज बारिश जारी है। आईएमडी ने दोपहर बाद से समंदर में हाई टाइड का भी अलर्ट दिया है। सरकार ने सभी एजेंसियों को बारिश से प्रभावित इलाकों में तालमेल के साथ राहत और बचाव कार्यों को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र के अकोला जिले में भी आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी है। हालांकि इस दौर की शुरुआत 48 घंटे पहले से ही जारी है। इन तस्वीरों को देखकर आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं।
बारिश के साथ चल रही तेज हवाओं के कारण बिजली के खंभे और कई पेड़ भी उखड़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 35 साल बाद पहली बार इतनी जल्दी मानसून ने दस्तक दी है। दोपहर बाद से 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं और गरज के साथ बारिश की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के अलावा कोंकण, गोवा में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश और तेज हवाओं की स्थिति में घर से बाहर ना निकलें। समुद्री क्षेत्रों और तटीय इलाकों में रह रहे लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक जल संयंत्र के पास बादल फट गया। प्लांट की ओर जाने वाले रास्ते पर भारी जल भराव से हालात बिगड़ गए। देखिए रिपोर्ट। बरसात शुरू होने के साथ ही पहाड़ी इलाकों से इस तरह की डराने वाली तस्वीर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। खौफजदा कर देने वाली ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की हैं, जहां अचानक बादल फट गया और देखिए कितनी तेज रफ्तार से पहाड़ों से पानी नीचे आने लगा। पानी के साथ साथ मलबा भी तेज रफ्तार से बहता दिखा। फ्लैश फ्लड के साथ लैंडस्लाइड भी हुआ, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। बड़े इलाके में मलबे के साथ तेज रफ्तार से पानी भरने लगा। जहां बादल फटा वो जगह कुपवाड़ा जिले के हरदिल गांव की है, जहां 12 मेगावाट का करनाह जल विद्युत संयंत्र मौजूद है। बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं जल संयंत्र के पास हुई, जिसकी वजह से संयंत्र की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। जल संयंत्र के पास देखिए कितनी तेज रफ्तार से पानी बहता हुआ दिख रहा है। फिलहाल इस सैलाब से जल संयंत्र को नुकसान की खबर नहीं है। कुपवाड़ा जिले में बारिश के साथ कई इलाकों में ओले गिरने की भी खबर है। कश्मीर में मौसम ने अचानक करवट ली है। आंधी बारिश के साथ जमकर ओले गिरे हैं, जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तस्वीरें श्रीनगर के जाफरोन इलाके की हैं, जहां बारिश के साथ साथ जमकर ओले गिरे। जम्मू कश्मीर से ओले गिरने की तस्वीरें कम ही सामने आती हैं। बारिश की वजह से घरों के बाहर पानी भर गया, तो वहीं ओले गिरने से किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। अगले कुछ दिनों तक बारिश का ये दौर जारी रह सकता है। अगली तस्वीर भी श्रीनगर से ही सामने आई है, जहां देर रात बारिश के साथ चली आंधी ने भारी तबाही मचाई। कई घरों की छत उड़ गई, घरों के बाहर रखा सामान तेज हवाओं के साथ उड़ गया। खबर है कि पुलवामा के त्राल में भी आंधी के चलते हुए हादसे में एक 60 साल की बुजुर्ग महिला की जान चली गई। दरअसल कल शाम अचानक श्रीनगर में आंधी के साथ बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो देर रात तक चलता रहा। तेज हवाओं की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। आंधी बारिश की वजह से उड़ानों पर भी असर पड़ा। तेज हवाओं की चपेट में आकर कई पेड़ भी टूटकर गिर गए। आने वाले दिनों में बारिश का ये दौर घाटी भी जारी रह सकता है। मुंबई में एक तरफ बारिश है तो दूसरी तरफ बारिश पर सियासत भी जारी है। सियासत अब सड़क तक पहुंच गई है। मुंबई में एक तरफ बारिश से जल जमाव की स्थिति है, दूसरी तरफ जल जमाव पर सियासत जारी है। कह सकते हैं कि मुंबई में बेमौसम की बरसात ने विपक्ष को सियासत का मौका दे दिया। कई इलाकों में एक दिन की राहत के बाद फिर से बारिश शुरू हो गई है। इस बीच पहले ही कई इलाके बाढ़ जैसे हालात झेल रहे हैं, जिसे देखते हुए मुंबई की सड़कों पर शिवसेना यूपीटी ने लगाए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार के कार्टून के साथ ये पोस्टर। बीजेपी की तरफ से बयानबाजियां भी कही गई थी कि प्री मानसून हो चुके थे, बरसात पहले आ चुकी थी, लेकिन शिवसेना यूपीटी ने इसी तरीके के पोस्टर लगा के एक बार फिर से सवाल दागे हैं कि आपने तैयारियां तो की थी, लेकिन उसका खामियाजा देखिए मुंबई वासियों को भुगतना पड़ा। और इसी वजह से शायद आपको अगर सत्ता में बिठाएं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है, क्योंकि मुंबई में हर साल जब बरसात होती है तो सड़कों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती चाहिए, जिसका जो जिम्मेदाराना होता है वो सरकार को लेना होता है, लेकिन आप इससे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार की बारिश ने मुंबई में 108 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के सभी जिलों में बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की बात कही गई है। और वहीं बिहार की राजधानी पटना में बदमाशों ने सरेआम फायरिंग की है। बोरिंग कैनाल रोड पर 2 बदमाशों ने गोलियां चलाई। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की है, जहां बेखौफ अपराधी हथियार लहराते और फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। बाइक सवार बदमाश हाथ में हथियार लिए दिन दहाड़े सड़क पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। ये तस्वीर पटना के बोरिंग कैनाल रोड चौराहे की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक शख्स बुलेट चला रहा है और पीछे बैठा बदमाश फायरिंग करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है।
सड़क पर दिन दहाड़े फायरिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। ऐसा लगता है कि इन बदमाशों को कानून का कोई डर नहीं है। ये पुलिस प्रशासन से नहीं डरते हैं। ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये भी पटना की ही है, जहां स्कॉर्पियो सवार ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे ये बदमाश कानून का मजाक उड़ाते हुए पटना की सड़कों पर फायरिंग कर रहे हैं। राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को दरकिनार कर ये लोग दिन दहाड़े फायरिंग कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जब राजधानी में कानून व्यवस्था का ये हाल है तो पूरे बिहार में क्या हाल होगा। लगता है कि बिहार में अपराधियों में कानून का खौफ ही नहीं है। इसी का नतीजा है कि लोग खुलेआम फायरिंग कर कानून को चुनौती दे रहे हैं। तो बिहार की राजधानी पटना में एक युवक को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हत्या का ये सीसीटीवी वीडियो पटना के रामकृष्णा इलाके का है, जहां पुलिस थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई। वीडियो में देखिए कैसे एक हमलावर एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा है। युवक के सिर पर हेलमेट था और वो जहां तहां भागकर खुद को बचाने की कोशिश करता दिख रहा है, लेकिन सामने खड़ा हमलावर उस पर गोलियां दागता रहा। वारदात के समय आसपास से लोग भी गुजरते दिख रहे हैं, जो इस हत्याकांड को आराम से देखते दिखे, लेकिन किसी ने हमलावर को रोकने की कोशिश नहीं की। जिस युवक की हत्या की गई उसका नाम कुंदन कुमार था। घायल हालत में जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया जा सका तब तक उसकी जान जा चुकी थी। हत्याकांड की वजह का पता नहीं चल पाया है। हत्या के सीसीटीवी वीडियो से अपराधी की पहचान की जा रही है। एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एक नाम कुंदन उनको गोली मार के भाग गया है। घायल हुआ व्यक्ति उनको हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ है, उनको इलाज चल रही है। सस्पेक्ट बारे में हमको पता चल रही है, वो संबंधित छापेमारी जा रही है, जल्दी से इसमें उतरेगा। बिहार के बेतिया में पुलिस ने एक घोड़े को पकड़ा है। ये घोड़ा इसलिए खास है क्योंकि इसका इस्तेमाल शराब की तस्करी के लिए किया जा रहा था। देखिए ये रिपोर्ट। यही वो घोड़ा है जो अब पुलिस की गिरफ्त में है, क्योंकि इस घोड़े की मदद से शराब की तस्करी की जा रही थी। अगर देखें तो पूरे बिहार राज्य में शराब पर प्रतिबंध होने के बावजूद बड़े स्तर पर तस्कर शराब की तस्करी अलग अलग जगह से कर रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस की टीमें भी मुस्तैदी से लगी हुई हैं। ऐसा ही शराब तस्करी का अनोखा मामला बेतिया जिले से सामने आया है, जहां पुलिस ने घोड़े को 50 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा है। दरअसल बेतिया थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से शराब की खेप आ रही है। शराब परसौनी गाँव में पहुँचाया जाना था। तस्करों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई। पुलिस की टीम गांव में पहुंची और तस्करों का इंतजार करने लगी। इसी दरमियान सतर्क तस्करों ने पुलिस को दूर से ही देख लिया और घोड़े को वहीं छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने घोड़े के साथ करीब 50 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया है। बता दें कि इससे पहले भी मार्च महीने में नौतन पुलिस ने शिवराजपुर से एक घोड़े के साथ 34 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया था। इस दौरान भी तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल हो गए थे। खबर दिल्ली से। दिल्ली में ट्रिपल तलाक का एक मामला दर्ज किया गया है। पति पत्नी के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये रिपोर्ट देखिए। एक मिनट, आप लोग बाहर रुकिए। ये मेरा घर है, तमाशा मत करिए आप लोग। बिल्कुल तमाशा मत करिएगा, ये तमाशा मत करिएगा। देखिए कैसे मारा मुझे। महिला के साथ मारपीट और धमकी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला दिल्ली के वसंत कुंज इलाके का है। घटना 18 मई 2025 की है, जब पत्नी ने पति को रंगे हाथों पकड़ लिया। महिला का आरोप है कि उसके पति का किसी दूसरी महिला से संबंध है। जब उसने अपने पति को पकड़ा तो उसने 3 बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला को उनके बच्चों के सामने मारा पीटा गया। मारपीट के बाद पति पत्नी और कथित दूसरी महिला के बीच जमकर कहासुनी हुई। किसने बंद किया है? मेरा रूम किसने बंद तुमने किया? मेरे को इससे क्यों मार के मेरा पाया? रूम किसने बंद किया? मेरे घर में ये जबरदस्ती कोई तो बचा रहा है ना आपको। हटो, मेरे रूम ये बता, सामने से हटो। हट जाओ। ये मेरा रूम है। इसको निकाल के फेंकिए बाहर, बाहर निकाल के फेंकिए। फेंकिए इसको, ये मेरा रूम, मेरा लैंग्वेज देखिए। मैं इसका रिकॉर्ड करूँ। इधर आ जाओ। हटो हटो। यार वाइफ हस्बैंड। वीडियो से जाहिर है कि मामला हाई प्रोफाइल है। पति का नाम अथल अंजुम बताया जाता है, वहीं उनकी पत्नी का नाम निशांत खातम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची थी। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी PIO के जरिए भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI PIO तकनीक का सहारा लेकर साजिश रच रही थी, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया।
आईएसआई एजेंट पीआईओ तकनीक के जरिए ऐसे ऐप से कॉल करते थे जिसमें पाकिस्तान के नंबर से कॉलिंग होती थी, लेकिन जिसके नंबर पर कॉल आता था उसे वो नंबर इंडिया का नजर आता था। कॉल करने वाले खुद को भारतीय सेना से जुड़ा अधिकारी बताकर सैन्य कार्रवाई से जुड़ी संवेदनशील जानकारी जुटाने की कोशिश करते थे। एसपी, कलेक्टर और कई बड़े अधिकारियों के पास ऐसे कॉल आए थे। पीआईओ तकनीक से सीमा के नजदीक के रेलवे स्टेशन पर भी कॉल किए गए थे। आईएसआई एजेंट कॉल कर ट्रेनों की आवाजाही, स्टेशन पर आम जनता और भीड़ की जानकारी ले रहे थे। बॉर्डर इलाकों में बीएसएफ के अधिकारी लगातार ऐसे कॉल को अटेंड नहीं करने के लिए लोगों को सचेत कर रहे थे। यही वजह है कि पाकिस्तान के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश के झांसी में सेना ने वॉर ड्रिल किया है। इस ड्रिल में भारत में बने नए ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम और दुश्मन पर हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत दुश्मनों से मुकाबले के लिए हर स्तर पर तैयार है। सेना का जोश हाई है। इस बीच यूपी के झांसी के पास बाबिना फील्ड फायरिंग रेंज में ये वॉर ड्रिल की गई। 27 मई 2025 को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने झांसी के पास इस ड्रिल का निरीक्षण किया और अत्याधुनिक हथियारों की मारक क्षमता की सराहना की। इस सैन्य ड्रिल में भारत में बने नए ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम और दुश्मन पर हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इस ड्रिल में अत्याधुनिक तकनीक के जरिए सटीक लक्ष्य साधने की प्रैक्टिस की गई। जंग के मैदान में हथियारों को आजमाया गया। इस वॉर ड्रिल से ये जाहिर है कि चाहे मैदान हो, जंगल हो या पहाड़ हो, सेना दुश्मन को सबक सिखाने के लिए हर वक्त तैयार है। बताया जाता है कि ये नई तकनीकें सेना की ताकत बढ़ाएंगी। इससे न सिर्फ सरहद बल्कि सैनिकों को भी ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। पहलगाम हमले में बची सिंगापुर की रहने वाली महिला ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। पहलगाम में हुए हमले से 1.5 घंटा पहले वैशाली भट्ट अपने पति के साथ निकल चुकी थी। उस दिन को याद कर वैशाली आज भी सिहर जाती है। मैं आपको सारे अपने नागरिकों की तरफ से एक मैसेज भेजना चाहती हूँ। मैं पहलगाम में थी 22 तारीख को और जो हुआ उसका मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था और वो अंदर था कि मैं कितना एस्केप हो गई, कितना बाल बच गई। जब आपने अपने जो सिंदूर नाम रखा और आपने जो, मैं रोज़ सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ती थी कि आज कुछ किया होगा, आज कुछ किया होगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। 7 मई की सुबह जब मैंने पेपर पढ़ा और ऑपरेशन सिंदूर नाम देखा तो मैं इतना रोई, मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो आपने जो किया हमारे लिए बहुत है और आपने जो, और वो सिंदूर जो नाम रखा इतना एप्ट था कि उन लोगों के लिए, लेकिन हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आपने जो किया कोई नहीं और कर सकता और मेरा ये पर्सनल मैसेज है, थैंक यू वेरी मच। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बैसरन में मारे गए लोगों की याद में स्मारक बनाने का ऐलान किया है। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने कहा है भोलेनाथ बुला रहे हैं। जहां आतंकियों ने बेगुनाहों का खून बहाया था, जहां 26 लोगों को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, अब उनकी याद में जम्मू कश्मीर सरकार एक स्मारक बनाएगी। ये स्मारक उन 26 लोगों की याद में होगा जो 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन के मैदान में आतंकवादी हमले में मारे गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पहले दिन से ही इस पर चर्चा कर रहे हैं कि बैसरन में 26 निर्दोष लोगों की याद में एक स्मारक बनाया जाएगा। ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये स्मारक हमेशा उनकी याद दिलाएगी। वहीं पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने पर्यटकों से घाटी में आने की अपील की है। फारूक ने कहा, बाबा भोलेनाथ आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं सारे वतन के लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें बेहद अफसोस है जो हुआ, मगर हमने नहीं किया। आप जानते हैं किन ने किया, मगर आइए, वापस आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे भोलानाथ है, अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आइए, हर तरफ से आइए कि अपने घर जब जाएंगे आप उनको बताएंगे कि उसने कितनी खूबसूरती दी है और किस तरह लोग यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 18 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। ये सभी नक्सली अब मुख्य धारा में लौटेंगे।
छत्तीसगढ़ पुलिस के पीछे खड़े ये 18 लोगों ने नक्सल का रास्ता छोड़ दिया। सुकमा जिला मुख्यालय में सीआरपीएफ और जिला पुलिस के सामने नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस को ये कामयाबी नारायणपुर मुठभेड़ के बाद मिली। इनमें कई इनामी नक्सली भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इन नक्सलियों से सिर पर कुल 39 लाख का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वालों में 6 माओवादी बड़े काडर के हैं, जिन पर मुठभेड़, हत्या, आगजनी, शासन की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और 4 अलग-अलग आईईडी ब्लास्ट में शामिल होने के गंभीर आरोप दर्ज हैं। 4 जो नक्सली है बटालियन नंबर 1 के नक्सली है। करगटालूचू में ऑपरेशन चला गया था। उसके बाद जब दबाव बना है उसके बाद 4 बटालियन के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उसके अलावा दक्षिण बस्तर डिवीजन के जो नक्सली है वो सदस्यों ने भी काफी संख्या में आज आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के कई जिले नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में नक्सली संगठन अंतिम सांसें गिन रहे हैं। आत्मसमर्पण की बढ़ती घटनाएं इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार और सुरक्षा बलों की रणनीति सही दिशा में चल रही है। पुलिस और सुरक्षा बलों का दावा है कि आने वाले दिनों में और भी नक्सली आत्मसमर्पण कर सकते हैं। और इस बीच खबर है मीठी नदी घोटाला केस में डिनो मारियो से पूछताछ। जी हां, पूछताछ के लिए डिनो ईओडब्ल्यू के ऑफिस पहुंचे। घोटाले के मुख्य आरोपी से संबंधों को लेकर पूछताछ। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े। जयप्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है डिनो मारियो को लेकर? किन बिंदुओं पर इनसे पूछताछ होनी है? देखिए, मीठी नदी घोटाला जो है वो तकरीबन 65 करोड़ का घोटाला है, जिसकी एफआईआर ईओडब्ल्यू ने दर्ज की है। और इस एफआईआर के तहत इसी ईओडब्ल्यू के इमारत में जो है डिनो मोरिया अभी यहां पर पहुंचे हैं। डिनो मोरिया और उनके भाई सेंटोनो मोरिया से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है कि जो 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 3 बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर हैं, 3 बीएमसी के अधिकारी हैं, करीब 4 कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार हैं और 3 बिचौलिए हैं और 2 जो मशीन है उसे सप्लाई करने वाले केरला के ठेकेदार हैं। तो इनके साथ में डिनो मोरिया के क्या संबंध थे? डिनो मोरिया की बातचीत और उनके भाई सेंटोनो मोरिया की जो बातचीत है उसका कॉल डेटा रिकॉर्ड जो है ईओडब्ल्यू को यानी आर्थिक अपराध शाखा को मिला है। और उस कॉल डेटा रिकॉर्ड के आधार पर डिनो मोरिया से दूसरी बार पूछताछ की जा रही है। सोमवार को जब डिनो मोरिया को बुलाया गया था तो वो तकरीबन 3 घंटा देर से आए थे। आज भी करीब 2 घंटे देर से आए। 11 बजे उन्हें बुलाया गया था लेकिन वो यहाँ पर देर से पहुंचे हैं। लेकिन सोमवार को इनसे करीब 6 घंटे की पूछताछ हुई थी। आज भी इसी मामले में पूछताछ होगी कि ठेकेदारों से आपके क्या संबंध है, जिन ठेकेदारों ने ये घोटाला किया है, यानी जो सिल्ट निकालना है उसे न निकालकर फर्जी बिल बनाए गए हैं और फर्जी बिल बनाकर बीएमसी से वो पैसे लिए गए हैं। इस मामले में आपके पास क्या जानकारी है? यही तमाम सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए। और इस बीच एक और अहम खबर सामने आ रही है मणिपुर से। मणिपुर में बड़ी सियासी हलचल। 10 विधायकों ने की है राज्यपाल से मुलाकात। बीजेपी के 8 एनपीपी और 1 निर्दलीय विधायक भी मिले हैं। सरकार गठन को लेकर राज्यपाल से मुलाकात। 22 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपने का दावा। I think it should happen soon. I mean, we are appealing to the government, to the governor, so that we want a popular government, and we also gave in a paper where a lot of us have signed. Basically, well, I'll put it together. All the MLAs in Manipur, or rather the NDA MLAs, are very interested and very keen for the sake of Manipur to have a popular government installed, and we would want the support of the public also. Because without that, things can work out a little difficult. So to have a smooth and quick formation of a government, we need the public also. और अमेरिका से जुड़ी एक अहम खबर। अमेरिका पहुंचा चीन के नए कोरोना का वेरिएंट। जी हां, NB.1.81 वेरिएंट के मरीज अमेरिका में बढ़े। खबर आ रही है अमेरिका के कई इलाकों में पहुंचा ये नया वेरिएंट। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन में बड़ी मरीज बढ़े हैं, मामले बढ़े हैं। चीन का नया कोरोना वेरिएंट NB.1.81 चीन में कई लोगों की जान ले चुका है। अब इस वेरिएंट के कई मरीज अमेरिका में मिले हैं। एयरपोर्ट पर जांच के दौरान कोरोना के कई मरीज मिले हैं। साथ ही कई एशियाई देशों में भी नए कोरोना वेरिएंट के मरीज मिलने की खबरें हैं। लेकिन हमेशा की तरह चीन एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट पर जानकारी छिपा रहा है। नए चीनी कोरोना वेरिएंट से अमेरिका में लोग डरे हुए हैं।
चीन के नए वेरिएंट NV 1.81 की दहशत कई देशों में है। चीन का नया वेरिएंट NV 1.81 अमेरिका पहुंच चुका है। अमेरिका के ओहायो, रोड आइलैंड, हवाई में नए केस मिले हैं। कैलिफोर्निया, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क में पहले ही कई मरीज मिल चुके हैं। अमेरिकी एयरपोर्ट पर जांच के दौरान नए मरीजों का पता चला है। कोरोना के दूसरे वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक बताया जाता है। NV 1.81 वेरिएंट पर जानकारी छिपा रहा चीन। पूरी एशिया से NV 1.81 के मरीज सामने आए हैं। खबर है कि कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से चीन के अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए हैं। लेकिन हर बार की तरह चीन एक बार फिर इस गंभीर विषय पर जानकारी छिपा रहा है, जिसकी वजह से नए वेरिएंट पर चीन से ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ रही है। NV 1.81 वेरिएंट पर जानकारी छिपा रहा है चीन। और अगली बड़ी अपडेट है, देश में कोरोना के 1010 मामले हो चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक 66 नए मरीज सामने आए। वहीं कर्नाटक में 24 घंटे में 36 नए मामले। वहीं यूपी के नोएडा में कोरोना के कुल 19 मरीज मिले हैं। नोएडा में 11 महिलाएं, 8 पुरुष कोरोना से इन्फेक्टेड हैं। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 66 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं कर्नाटक में एक दिन में 36 नए मरीज मिले हैं। कर्नाटक में मेडिकल स्टाफ को मास्क लगाकर रखने के निर्देश दिए गए हैं। भारत के किस राज्य में कितने मरीज हैं, एक नजर डालते हैं। दिल्ली कोरोना के 104 एक्टिव केस हैं, गुजरात में 83, केरल में 430, महाराष्ट्र में 210, तमिलनाडु में 69, उत्तर प्रदेश में 15, पश्चिम बंगाल में 12। एक नजर कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों पर। महाराष्ट्र में कोरोना से 3 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं केरल में 2 लोगों की और कर्नाटक में कोरोना से 1 शख्स की मौत हो चुकी है। बेंगलुरु में JN वेरिएंट एक मरीज की जान ले चुका है और अब JN वेरिएंट का एक मरीज झारखंड की राजधानी रांची में भी मिला है। और JN1 वेरिएंट जो है वो हमें लगता है कि 75 to 85 ईयर्स ओल्ड को अफेक्ट कर रहा है। मतलब जो सीनियर्स है उन पर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है।